तो सॉल्युबिलिटी वाले सीरीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड काम किया था उसमें हमने ये सीखा था कि आप लोगों के पास यदि ये वाला कंसेप्ट हो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी तो आप उसको किस तरीके से करोगे। तो आज हम लोगों को देखो सॉल्युबिलिटी का जो काम करना है वो कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, बराबर, कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपके पास कितने एक्सटेंट तक प्रेसिपिटेट हो रही है या पता चले नहीं भी हो रही है। तो प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट रहेगा प्रेसिपिटेशन का बेसिक्स, कि कब प्रेसिपिटेशन होता है कब नहीं होता है, बस, और कुछ उसके रिलेटेड साधारण से न्यूमेरिकल्स। लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मतलब अगर एक कंटेनर में तीन चीज़ों की प्रेसिपिटेट होने की संभावना है तो उनमें से कौन सी वाली स्पीशीज़ पहले प्रेसिपिटेट होगी, बात खत्म। कौन सी वाली स्पीशीज़ पहले प्रेसिपिटेट होगी और बात खत्म हो जाती है वहीं पर। तो इन दैट वे वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन टू क्लासेस। पहला आपका साधारण प्रेसिपिटेशन और दूसरा आपका एक सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तुम्हें लगेगा कि सॉल्युबिलिटी कितना लंबा चल रही है, तो हाँ, अभी सॉल्युबिलिटी के और भी 3-4 प्रकार हैं कि अगर आपने एसिड डाला तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पानी डाला तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी 3-4 पार्ट्स इस सॉल्युबिलिटी के और आने वाले। अभी तक हम लोग कितने पार्ट्स कवर कर चुके हैं? आई थिंक 3। एक कॉमन आयन इफेक्ट और एक पढ़ा था साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी और एक नॉर्मल सॉल्युबिलिटी, और आज ये चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक वाले। तो चलो शुरू करते हैं काम। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़े थे, उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक चीज़ बता के रखी हुई थी सबसे स्टार्टिंग में, कि कोई भी सोल्यूशन सैचुरेटेड कब होता है, अनसैचुरेटेड कब होता है, सुपर सैचुरेटेड कब होता है। तो ऑब्वियस है कि इस वाले टॉपिक में मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों की रिपीट करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है। उसी वीडियो पे मैंने वो सारी कंडीशंस ही बताई थी कि कब आपका सोल्यूशन प्रेसिपिटेट होगा, कब आपका सॉल्ट किसी सोल्यूशन में डालने पर और डिज़ोल्व होगा, ठीक है। तो ये सारी बातचीत ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में कर चुके हैं। तो इसमें सिवा अभी मैं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स बताऊंगी। उन 2 या 3 पॉइंट्स को तुम्हें याद रखना है। वो पॉइंट्स ये हैं, ये रिवीजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, किसी भी आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए जिस तरीके से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई एक वैल्यू लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालनी है तो आप उसको नाम देते थे रिएक्शन कोशेंट। याद आ रहा है क्यू हमारा सिंबल होता था? हाँ, याद आ रहा है, राइट। वो सिंबल से हम लोग क्या करते थे, आप लोगों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे और उसके बाद हम लोग आंसर रिपोर्ट करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आप वही काम कर सकते हो। आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी उस पर्टिकुलर केएसपी की जो वैल्यू होती है, जो केएसपी की वैल्यू होती है, अगर आप सैचुरेशन पॉइंट पे निकालो, केएसपी को निकालते कैसे तुम्हें पता है ना, तो केएसपी को जो निकालने का तरीका होता है, अगर उस तरीके से आपने केएसपी निकाली और वो जो केएसपी है अगर वो सैचुरेशन पॉइंट पे निकाल रहे हो या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे निकाल रहे हो तो उस तरीके से निकाला हुआ के आपका केएसपी कहलाता है। उस तरीके से निकाला हुआ के आपका केएसपी कहलाता है। बट अगर आप सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं हो तब क्या करेंगे? मान लेते हैं आप सैचुरेशन पॉइंट पे हो ही नहीं, फिर क्या करना है बताओ? तो इफ़ यू आर नॉट एट ऑल एट सैचुरेशन पॉइंट, या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ इफ़ यू आर नॉट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिर आपको क्या करना रहेगा? तो ऐसे केस में वहाँ पे फिर केएसपी डिफाइन नहीं होती। इफ़ यू आर नॉट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ऐसे केस में वहाँ पे केएसपी नहीं लिखी जाती, ये तो जानते हो, ठीक है। देन वी विल यूज़, तब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड आप लोगों का रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। देन वी विल यूज़ द वर्ड रिएक्शन क्वेश्चन। कौन सा वाला वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे? आपका रिएक्शन क्वेश्चन। कौन सा वाला वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग? हमारा रिएक्शन क्वेश्चन। बट अब डाउट आएगा कि मैडम रिएक्शन क्वेश्चन तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए प्रयोग में लाए थे, अभी यहाँ पे क्या वापस से इसको प्रयोग में लाना है? तो बिल्कुल उसको वापस से हम लोग प्रयोग में लेकर आएंगे। तो किसी भी समय पर एट एनी इंस्टेंट
ठीक है, अगर आप किसी भी समय पर हो, ठीक है, किसी भी समय पर एट एनी इंस्टेंट आप लोग जब KSP के जैसे मतलब KSP ही अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो एट एनी इंस्टेंट, वी कॉल इट एज सॉल्युबिलिटी आपका क्वोशंट। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं आप लोगों का, सॉल्युबिलिटी क्वोशंट। तो जिन लोगों को ये पता है कि रिएक्शन क्वोशंट क्या होता है, ठीक है, उन लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। KSP पता है ना कैसे निकालते हो, जो आयंस के, जो सॉल्ट के आयंस होते हैं उन लोगों पे आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा लेते हो। लेफ्ट साइड में तो यार वैसे भी सॉल्ट है, तो वही सेम तरीका अगर आप यूज करो, बट सैचुरेशन पॉइंट नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी क्वोशंट। रिएक्शन क्वोशंट की जगह आप कौन सा वर्ड हम लोग यूज करेंगे, आपका सॉल्युबिलिटी क्वोशंट, या फिर कुछ कुछ बुक्स में आपको वो चीज आयोनिक प्रोडक्ट के नाम से भी देखने को मिलेगी, IP बराबर। बट मैं उसको IP नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरे हिसाब से IP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता IP लिखना। अच्छा, इवन आप कई लोगों को ये डाउट लगेगा कि मैम आयोनिक प्रोडक्ट तो आपका KW था ना, तो वो आयोनिक प्रोडक्ट यार वाटर का था, तो ऐसे और भी स्पीशीज के भी तो आयोनिक प्रोडक्ट हो सकते हैं ना, तो देयरफॉर वी विल राइट इट एज QIP। तो अगर कहीं QIP आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि वो आपसे सॉल्ट के आयोनिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ना कि वाटर की। ठीक है, तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं आपके पास कोई सॉल्ट है XY, ये आपका एक स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। हम लोग सोल्यूबिलिटी की बातचीत स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए ही करते हैं, बाकी सॉल्ट्स के लिए तो हम लोग इसका डिफाइन तक नहीं करते इसको। तो अगर डिसोशिएट होगा तो इस तरीके से कुछ अपने आयंस क्रिएट कर लेगा। बताओ, ये ऐसे में आयंस क्रिएट हो गए, समझ में आ रही है बात? ओके। अब अगर मैंने तुमसे कहा कि हाउ विल यू डिफाइन KSP, अब ऑलरेडी तुम लोगों ने काम तो कर चुके हो ना KSP पे, तो तुमको तो पता ही है कि KSP क्या होती है। तो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि किस तरीके से KSP और किस तरीके से QIP एक दूसरे से अलग है। तो KSP बताओ क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे क्या दिक्कत है मैडम उसमें आपको KSP लिखने में, ये लो लिख दिया हमने KSP, इस पे तो न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हो। तो ये जो KSP लिखा जाता है, ये जो आप लोगों का KSP लिखा जाता है, ये आप लोगों का किस पे लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आप ऐसा कह लो। ये क्या है, ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यार अभी ना वी आर नॉट एट इक्विलिब्रियम, यानी कि हम लोगों की इक्विलिब्रियम या तो आने की है या तो आके चली गई, मतलब या तो तुम स्टेशन पे पहुंचने के हो या तो तुम्हारी ट्रेन आगे निकल गई और तुम सोते रह गए। तो या तो इक्विलिब्रियम आने का है या तो इक्विलिब्रियम आके जा चुका है, बराबर। ऐसी किसी सिचुएशन पर है एट एनी टाइम, बराबर, हम किसी भी टाइम पर हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर मैं तुमसे कहूंगी कि KSP लिखो, तो ये फेयर नहीं होगा ना कि इक्विलिब्रियम वाले का सिंबल भी KSP और विदाउट इक्विलिब्रियम वाले का सिंबल भी KSP। तो ऐसे में हम लोग इस चीज का सिंबल देते हैं आप लोगों का QIP। ठीक है, कई लोग इसको सिर्फ IP भी लिखते हैं, तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में हो सकता है तुम्हें सिर्फ IP देखने को मिल जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई डू राइट IP बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार IP को तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा था, देयरफॉर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं QIP, और QIP आपके KSP के निकालने से किसी भी तरीके से वो अलग नहीं है। यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट यूज होगा, बट ये किसी भी टाइम पर होगा। और ये वाली वैल्यूज कौन सी वाली वैल्यूज होती थी, ये आप लोगों की ये इक्विलिब्रियम या फिर सैचुरेशन वाली वैल्यूज होती थी। तो किसी भी टाइम पे अगर आप उस कंसेप्ट को यूज कर रहे हो देन इट विल बी नोन एज QIP। अगर आप उसको एग्जैक्टली यूज कर रहे हो सैचुरेशन पे, इक्विलिब्रियम पे, तो ऐसे केस में वो आपका कहलाएगा KSP। अब ये वाली बातचीत भी हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्लास में कर चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी मैं डायरेक्टली वहां पे लिखवा कर देती हूँ कि अगर मान लेते हैं आपके QIP की वैल्यू क्या है, KSP से छोटी आई, ये उसी तरीके से है जैसे आप लोगों की Q की वैल्यू अगर K से छोटी आती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, राइट। Q की वैल्यू अगर K से छोटी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, या फिर वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रही है, बराबर। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब सॉल्युबिलिटी की भाषा में बोलो क्या होता है,
कोई भी चीज या कोई भी रिएक्शन जितना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, इसका मतलब वो उतने ज्यादा आयंस बनाएगी, बराबर। तो इससे जब जब आपका Q KSP से छोटा है तो आप कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, राइट हैंड साइड जा रही है, आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आयंस क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आयंस फॉर्म होंगे, इसका मतलब सॉल्ट की जो सोल्यूबिलिटी है वो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बराबर। ओके, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि हम लोगों का जो सॉल्ट था, जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट था, वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मतलब सॉल्ट कम होता जा रहा है, ठीक है। उसका जो सॉलिड सॉल्ट होता है, जो सॉलिड सॉल्ट होता है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसके आयंस बनते जा रहे हैं, यही होता है मतलब। तो इट मीन्स दैट वेन एवर द वैल्यू ऑफ QIP विल बी लेस देन, आप लोगों का क्या बताइए, क्या बताइए, KSP, देन ये कंक्लूजन हमने निकाले। इसके अलावा एक कंक्लूजन और निकाला जा सकता है, वो ये कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो अनसेचुरेटेड है। इस अनसेचुरेटेड वाले वर्ड पे हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लास में बहुत बातचीत कर चुके हैं, तो इसीलिए आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, मैं सिर्फ तुम्हें रिवाइज करा के दे रही हूँ। और अगर अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है अभी फिलहाल आपका, इसका मतलब आप लोगों का सेचुरेशन पॉइंट आने का है, ठीक है। सेचुरेशन पॉइंट अभी तक आप लोगों का आया नहीं है, या फिर अगर तुम्हें सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है, ये वर्ड सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो तुम अपना वही पुरानी भाषा का प्रयोग कर सकते हो कि हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि अभी तक आने का है, ठीक है। गाड़ी हमारी स्टेशन पे अभी तक पहुंचने की है। इसका मतलब यदि आप और सॉल्ट डालोगे, थोड़ी देर और सो जाओगे तो चलेगा, ठीक है। अगर स्टेशन आ गया तो उठना पड़ेगा ना, अगर स्टेशन आगे चला गया तो क्या करोगे, वापस आने की तैयारी करनी पड़ेगी। बट अगर स्टेशन आने का ही है, सो जाओ, आप क्या जाता है, जब आएगा तब उठ जाना। तो ऐसे में अभी आपका इक्विलिब्रियम यानी कि सैचुरेशन पॉइंट आने का है। इसका मतलब ज़्यादा अभी आप और सॉल्ट अगर डालोगे, ठीक है, तो और सॉल्ट आप लोगों का क्या होगा, डिजोल्व होगा। मोर सॉल्ट विल डिजोल्व। क्या ये बात समझ रहे हो? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जब जब आपका Q आपके KSP से छोटा होता है। तो अगर कोई चीज डिजोल्व हो रही है तो इस बात का साफ साफ मतलब होता है नो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये जो वर्ड होता है, इस प्रेसिपिटेशन का अर्थ ही क्या होता है, कोई भी इनसोल्यूबल क्वांटिटी जो आपके सोल्यूशन में मौजूद होती है, कोई भी इनसोल्यूबल क्वांटिटी जो आपके सोल्यूशन में मौजूद होती है, उसी को तो आप कहते हो ना PPT। तो जब जब Q आपके K से छोटा आएगा, इसका मतलब ये है कि चीजें और डिजोल्व होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, समझ रहे हो? उसको प्रेसिपिटेशन का भी कोई भी खतरा नहीं है। सो वेन एवर द वैल्यू ऑफ Q कम्स आउट टू बी लेस देन KSP, देन देयर इज अ नो डेंजर ऑफ प्रेसिपिटेशन, तब आपका प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि आपके जो Q की वैल्यू है, इस Q की वैल्यू आपके इस KSP के इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब आप ऑलरेडी यू आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप चाहे तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलो अगर तुम्हें नया वर्ड सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि अब आपकी रिएक्शन सेचुरेशन पॉइंट पे जा चुकी है, बराबर। ये अब ना तो अब बताओ, जब कोई भी चीज मतलब इक्विलिब्रियम पे रहती है तो ना तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ना तो वो बैकवर्ड। इसका मतलब ना तो वो अब और टूट टूट के आयंस बनाने वाली है, और ना ही अब वो रिएक्शन आप लोगों की वापस से क्या कहते हैं सॉल्ट बनाने में इंटरेस्टेड है। समझ में आ रही बात? ना तो वो आयंस बनाने में इंटरेस्टेड है, ना तो अब वो अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर सॉल्ट बनाने में इंटरेस्टेड है। दोनों में ही उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ रही बात? दोनों में ही उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो रिएक्शन अभी जैसी है वो वैसे में खुश है, वो जैसी है अभी वो वैसे में खुश है, एकदम खुश है। क्या ये बात भेजे में जा रही है? वो जैसी है वो वैसे में एकदम खुश है, एकदम खुश। ना तो मैं फॉरवर्ड जाऊंगा, ना तो मैं बैकवर्ड जाऊंगा। अगर फॉरवर्ड नहीं, उसको जाना ही नहीं है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे तुमने थोड़ा सा भी, लेकिन इस पॉइंट पे अगर तुमने थोड़ा सा भी सॉल्ट और ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब आपने और सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ऐसे में वो और सॉल्ट अब डिसॉल्व नहीं होगा, बराबर। वो सॉल्ट आप लोगों का अब और डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो वाला जो सॉल्ट है अब वो डिसॉल्व नहीं होगा, और
वो और सॉल्ट अब डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अब आप सेचुरेशन पे पहुंच चुके हो। सेचुरेशन का मतलब है कि बस उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी सॉल्ट को डिजॉल्व करने की, वो रीच हो चुकी है। अब वो और डिजॉल्व नहीं होगा, बराबर, अब वो और डिजॉल्व नहीं होगा। और अगर अब वो और डिजॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब ये वही पॉइंट है जहां पे आपका पीपीटी बनना जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लिमिटिंग कंडीशन है पीपीटी की। ठीक है, ये पीपीटी की क्या है, लिमिटिंग कंडीशन है, यानी कि ये वो पॉइंट रहेगी, ये वो कंडीशन रहेगी जहां पे आपका जस्ट जो रहेगा पीपीटी बनना, वो क्या होगा, शुरू हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है मेरे बोलने से? चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग। तो आगे देखिए क्या है, प्रवचंस। ठीक है, तो अब एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि मान लेते हैं आप लोगों के जो QIP की वैल्यू है, वो अगर आपके KSP से वो वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए, बराबर, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर आ जाए, तब क्या करोगे बताओ फिर? तो तुम खुद सोचो, जब Q इक्वल टू KSP पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ये तो कॉमन सेंस की बातचीत है कि जब जब अगर आप Q की वैल्यू KSP से ज़्यादा ले लोगे तो ऑब्वियस है कि उस पॉइंट पे भी प्रेसिपिटेशन होगा, पीपीटी विल अकर। ठीक है, पीपीटी फॉर्म होगी, ये तो कॉमन सेंस है। अगर इक्वल टू वाली कंडीशन पे होता है तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन में तो डेफिनेटली होने वाला है। तो यानी कि व्हाट आर दी कंडीशंस, ठीक है, नाउ व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी चीज़ पीपीटी बनाएगी कि वो चीज़ पीपीटी नहीं बनाएगी? तो आप कैसे पहचानोगे? पहले वो तो आई थिंक कुछ लोगों को शायद यही नहीं पता होगा कि पीपीटी होती क्या है। यार तुमने 10th पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा 10th की टेक्स्ट बुक को खोलो और देखो पीपीटी क्या होती है। नहीं तो एक छोटा सा कोई भी यूट्यूब वीडियो बच्चों वाला निकाल लो कि व्हाट इज पीपीटी, तो तुम्हें दिखेगा अच्छा इसको पीपीटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आखिर है क्या पीपीटी की? तो देखो, जिस भी चीज के बारे में पता लगाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता लगाना है कि मेरे बाजू में रखी हुई स्टैपलर पिन पीपीटी फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, वैसे तो यार कॉमन बकवास मैं कर रही हूँ कि पीपीटी स्टैपलर पिन कैसे पीपीटी बनाएगी, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे बाजू में केमिकल दिया है उस केमिकल का मैं QIP निकालूंगी। और अगर मान लेते हैं मेरी ये जो QIP की वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई KSP से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई, मतलब KSP के बराबर भी आ सकती है, KSP से बड़ी भी आ गई, तो इसका मतलब पीपीटी वहां पे होगी, मतलब होगी, होगी मतलब होगी। ठीक है, होगी मतलब होगी। अब ये मेरे को जो तुम्हें प्रवचन देने थे पीपीटी से रिगार्डिंग, वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उस न्यूमेरिकल से पीपीटी वाले कंसेप्ट को समझते हैं। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कंसेप्ट वी विल मूव अहेड टुवर्ड दैट कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ओके, चलो आगे बढ़ो। अभी देखो, न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने हाजिर है। आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड दिया है, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड की आपको ये KSP दी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, KSP। चलो ठीक है, अच्छी बात है। What is the minimum concentration of OH ions required to precipitate FeOH whole thrice 3? मतलब सोल्यूशन आपके पास, ये एक डायग्राम बना लो, ठीक है, ये आप लोगों के पास ये एक कंटेनर है, इसका मेरा डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम बनाने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके अंदर में ऑलरेडी FeOH होल थ्राइस 3 आपका मौजूद है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल अभी इसने कोई भी पीपीटी नहीं बनाई है। अब आप चाहते हो कि पीपीटी बनाए, तो यार पीपीटी बनाने के लिए तुम्हें कुछ मतलब वेरिएशन करने पड़ेंगे, हाँ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ? हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में से FeCl3 ऐड कर रहे हैं। ऊपर में से क्या कर रहे हैं, FeCl3 ऐड कर रहे हैं। ये FeCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। ये जो ऊपर में से FeCl3 ऐड किया जा रहा है, ये जब FeCl3 नीचे जाएगा सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो ये और ढेर सारे Fe+ प्रोवाइड करेगा। मतलब इस FeCl3 के कंटेनर में ऐड करने की वजह से, ड्यू टू इट्स एडिशन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस FeCl3 के एडिशन की वजह से, ड्यू टू इट्स एडिशन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ Fe पॉजिटिव, क्वांटिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव विल इंक्रीज इन द कंटेनर। ठीक है, आपके कंटेनर में नीचे में पहले जितने FeOH3 थे उससे ज़्यादा Fe+ अब उसको मिलने लगेंगे। ऑब्वियस है कि Cl नेगेटिव भी मिलेगा, बट Cl नेगेटिव का कोई काम नहीं है यार, प्रेसिपिटेट तो आपको इसका बनाना है। यू वांट दिस टू प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका ये काम होना चाहिए कि एक डायग्राम बना लो,
उस डायग्राम में लिख लो कि किसका प्रेसिपिटेशन आप चाहते हो और किसको आप ऊपर से ऐड करो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो ऐसे में जब आप ऊपर से FeCl3 डाल रहे हो तो FeCl3 क्या कर रहा है, नीचे सोल्यूशन में जाने के बाद Fe3 पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि प्रेसिपिटेशन हो जाए, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हमको प्रेसिपिटेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो बी केयरफुल कि क्या बोला जा रहा है, आप चाहते हो कि प्रेसिपिटेशन हो जाए, ओके। किसका प्रेसिपिटेशन हो जाए, FeOH होल थ्राइस 3 का। तो ऐसे में यू वांट FeOH होल थ्राइस 3 टू प्रेसिपिटेट। आप चाहते हो कि ये PPT फॉर्म करे। अगर तुम चाहते हो कि PPT फॉर्म करे तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि जो जिसकी PPT बनाना चाह रहे हो या जिसकी PPT बन रही है उसका KSP क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू आना चाहिए किसके, आपके राइट हैंड साइड में। आप इसको अगर स्प्लिट करोगे तो ये चीज़ स्प्लिट होके क्या देगी, Fe3 पॉजिटिव देगी और 3 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव देगी, बराबर। तो ये इसके बराबर है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका PPT बने तो अगर आप चाहते हो कि आपकी PPT बने तो आपकी ये वाली जो कंडीशन है ये क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको FeOH वाले का फेरिक हाइड्रोक्साइड का KSP ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, 10 की पावर -36। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 10 की पावर -36। अब बात आती है क्या मुझे Fe3 पॉजिटिव और क्या मुझे OH3 नेगेटिव दिया है। तो देखो FeOH के इसके बारे में तो देखो कोई जानकारी नहीं है। तो अगर इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं तो ऑब्वियस है कि OH के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होगी। तो ये मेरी अननोन क्वांटिटी है। ये क्वेश्चंस लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। अब फिर तुम्हें डाउट आएगा मैडम Fe3 पॉजिटिव का भी तो नहीं पता, क्योंकि ये तो अननोन है। तो यार हम लोग ऊपर से FeCl3 डाल रहे हैं ना। अब ये जो आप ऊपर से FeCl3 डाल रहे हो, ये ऊपर से डाला हुआ FeCl3 डिसोशिएट होगा, Fe3 पॉजिटिव और 3 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव बनाएगा। अब खुद FeCl3 आपका इस तरीके का है तो उसका KSP एक तो आपको दिया भी नहीं है। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये क्या है, आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग वाला है, ये आप लोगों का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे केस में ये 3 टाइम्स ऑफ Cl ये कितना होगा, ये 0.001 होगा, ये 0.00 कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आ रही है। तो Fe3 प्लस जो हम ऊपर से डाल रहे हैं वो तो हमको पता है हम कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हो बताओ, 10 की पावर -3 दे रहे हो। तो अगर मैं तुमसे यहाँ से पूछूंगी कि बताइए OH नेगेटिव की आपने क्या वैल्यू निकाली, तो तुम नहीं मुझे कहोगे कि यहाँ से OH नेगेटिव की ये वैल्यू आती है, ये देखो ये उसकी क्यूब की वैल्यू आती है, ये उसकी किसकी वैल्यू आती है, क्यूब की। तो यानी कि यहाँ से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -33 इसका क्यूब रूट होगी। अब अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूँ तो यानी कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी आती है, 10 की पावर -11 आती है, बराबर। यानी कि इतनी OH माइनस की मेरे पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए ताकि PPT शुरू हो जाए, ठीक है, ताकि PPT बनना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ इक्वल टू डाल दिया, ये लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। यानी कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मेरी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर -11 रही तो ही मेरी PPT बनना क्या होगी, शुरू होगी। और वही मुझे क्वेश्चन में पूछा भी था, व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन। तो मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, 10 की पावर -11। 10 की पावर -11 से कोई छोटी क्वांटिटी अगर तुमने ली -15 -16 -17 तो PPT नहीं बनेगी। अब यही सेम क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में दे सकता है, बस ऑप्शन दे देगा ABCD की, बताओ किस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव पे PPT नहीं बनेगी। तो आप पहले ये निकाल लो कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पे बनेगी, ठीक है। तो जब पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे बनने वाली है तो उससे छोटी वैल्यूज पे वो नहीं बनेगी, बात खत्म है। 10 की पावर -11 से छोटा क्या होता है, 10 की पावर -12 -13 -14 -15। तो ये इस प्रकार का एक सवाल, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। तुम्हें ये दिया है कि आपके पास एक AgCl है, चलो ठीक है, उस AgCl का आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP दिया हुआ है, ओके। कंटेनर के अंदर किसको रखना है पहले तो ये डिसाइड करो। प्रेडिक्ट वेदर देयर विल बी एनी प्रेसिपिटेशन। अच्छा, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे आपको कंटेनर के अंदर में बोला था फेरिक हाइड्रोक्साइड को रखो और बताओ कि वो PPT बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस बार कंटेनर के अंदर 2 लोगों को रखने की बात हो रही है।
एक बात हो रही है ठीक है, एक बात हो रही है आपके 50 ml NaCl की, मतलब इस कंटेनर के अंदर में इस बार NaCl है और इस बार AgNO3 है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि NaCl और AgNO3 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgCl बनेगा, AgCl PPT बनाएगा, यानी कि इस बार दोनों के दोनों सोल्यूशन कंटेनर के अंदर में है, बराबर। इस बार दोनों के दोनों सोल्यूशन कंटेनर के अंदर में, बराबर। इसकी जानकारी क्या क्या है, इसका वॉल्यूम आपको 50 ml दिया है और इसकी कंसंट्रेशन 0.01 दी है। इस वाले का वॉल्यूम आपको 50 ml दिया हुआ है और इसकी कंसंट्रेशन आपको 0.01 दी हुई है। अब अगर आपने इनको मिक्स कर दिया, मतलब अभी मिक्स कर नहीं रहे हो, ऊपर से एक इंसान यहाँ से NaCl डाल रहा है, एक इंसान यहाँ से AgNO3 डाल रहे हैं, तो बताओ कि क्या अंदर कोई प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो, NaCl कभी प्रेसिपिटेट नहीं होता है, वो तो एक सॉल्ट है, अच्छा खासा हाईली सोल्यूबल सॉल्ट। AgNO3 भी प्रेसिपिटेट नहीं होता। ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगे ना, तो इन दोनों के मिक्स होने की वजह से जो AgCl क्रिएट होगा, इन दोनों के मिक्स होने की वजह से जो AgCl क्रिएट होगा, उस AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, NaCl का होगा या AgNO3 का होगा, ये तो एक नॉनसेंस बातचीत है। उन दोनों की मिक्सिंग की वजह से जो AgCl बन रहा है, क्या वो प्रेसिपिटेट होगा, ये आपको बताना है। क्या वो प्रेसिपिटेट होगा, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। हमें AgCl के इसकी PPT के बारे में टेंशन करनी है। तो जिसकी PPT के बारे में टेंशन करनी होती है ना, जिसकी PPT के बारे में टेंशन करनी होती है, उस पर्टिकुलर चीज का हम KSP लिखते हैं। उस पर्टिकुलर चीज का हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब KSP लिख देते हैं, उस पर्टिकुलर चीज का लिखते हैं। चलो ठीक है, निकालो। वी वॉन्ट AgCl टू PPT, वी वॉन्ट AgCl टू फॉर्म PPT, बीच में फॉर्म लिख लेना। अगर तुम चाहते हो कि AgCl PPT बनाए, तो जो AgCl का KSP है, जो AgCl का KSP है, वो उसके QIP से क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। अब KSP AgCl का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और QIP AgCl का हमें निकालना पड़ता है। कितना दिया है आपको, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया, यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू। अब QIP AgCl का कैसे निकालें, कुछ भी नहीं है, AgCl को तोड़ दो। बोलो AgCl टूटता है तो क्या बनता है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरीके से, ये उसका QIP है। अब मैडम इसके आगे सवाल कैसे करेंगे, तो देखो, इसके आगे आपको ये Ag पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव की क्या क्या वैल्यूज हैं, ये आपको पुट करना पड़ेगा। ये वैल्यूज क्या क्या है, तुम बोलोगे हमें तो वैल्यूज पता नहीं है। सब पता है तुमको, एकदम अच्छे से पता है, ठूस ठूस के पता है तुम्हारे दिमाग के अंदर। कैसे पता है बताओ, देखो, ये आपका AgNO3 है। जब ये AgNO3 टूटेगा तो ऑब्वियस है कि इसके टूटने की वजह से Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनेगा। इसकी KSP की वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब आप ये अज्यूम करके चलो कि एक स्ट्रॉन्ग है और जितना AgNO3 होगा उतना ही उसका पर्टिकुलर Ag प्लस और NO3 नेगेटिव भी होगा। बट NO3 नेगेटिव से मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो तुम लोग बड़े खुशी खुशी पता है क्या करोगे, Ag पॉजिटिव को 0.01 लोगे और नीचे उठा के उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, यही करोगे। तो देखो, KSP है तो गिवन है, हम इस चीज को टू फाइंड कर रहे हैं कि देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आखिर आती कितनी है। ठीक है, ये वैल्यू आती कितनी है, हम टू फाइंड कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो एक बातचीत मेरी, जब जब ये मिक्सिंग वाला सवाल आता है ना, मिक्सिंग वाले सवाल में आप लोगों से होती है एक बहुत बड़ी गड़बड़। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि पूरा एक्सप्रेशन लिखा करो, वैल्यूज को अच्छे से लिखा करो, फिर पुट किया करो, पूरा मतलब डायरेक्ट मत करो। तुम में से मैक्सिमम लोगों ने डायरेक्ट मारने की खुशी के चक्कर में अपनी कॉपी चेकिंग जो 2 दिन से करवाए जा रहे हो गधे समान, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जो इंसान बेध्यानी में काम करता है ना, उसी से होता है, जो डेंजर पॉइंट्स याद नहीं रखता है। मैंने इससे पहले भी कहा था सॉल्युबिलिटी की यूनिट चेक करना। आज कुछ लोगों ने सॉल्युबिलिटी की यूनिट ही चेक नहीं की और तुरंत उनका रोना शुरू की, नहीं आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। अबे आंसर्स के पीछे मत पढ़ा करो, इसके पीछे पढ़ा करो कि तुमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो ये डेंजर पॉइंट है, जो भी मैं वर्ड बोल रही हूँ डेंजर पॉइंट है। अगर सोल्यूशन कंटेनर के अंदर पहले से मौजूद है, वैसे ये बात मैंने पहले भी बताई है, तो कोई टेंशन नहीं, चिल। बट अगर आप 2 या मोर देन 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स करने के बाद अगर आप इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हो, तो स्प्लिट करने के बाद ऐसा मत करो कि
यही वैल्यू उठा के नीचे डाल दी। ये कंसंट्रेशन 0.01 तब रहती जब आप लोगों का वॉल्यूम कितना रहता, 50 ml। अब आपने कंटेनर के अंदर 50 ml AgNO3 भी है, आपके कंटेनर के अंदर में 50 ml NaCl भी है। क्या ये बात भेजे में जा रही है? यानी कि अब वॉल्यूम 100 ml हो गया है। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, ये वैल्यूज मैंने किसके लिए लिखी हैं? फॉर 50 ml। लेकिन कंटेनर के अंदर में मिक्स हो जाने के बाद अब आप लोगों का वॉल्यूम कितना हो चुका है? 100 ml। यानी कि पहले वाले वॉल्यूम से डबल, पहले वाले वॉल्यूम से डबल, पहले वाले वॉल्यूम से डबल। अगर वॉल्यूम को डबल करोगे तो कंसंट्रेशन को आधा करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम को डबल करोगे तो कंसंट्रेशन को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स का है ना। तो यानी कि 100 ml के लिए AgNO3 0.01 है ही नहीं, वो 0.005 है। अगर AgNO3 0.005 है तो ऑब्वियस है उसके अंदर से निकलने वाला Ag पॉजिटिव भी 0.005 होगा। एंड सेम आर्ग्यूमेंट्स फॉर आप लोगों के NO3 नेगेटिव। यानी कि AgNO3 से मिलने वाले Ag पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? 0.005, जिसे मैं लिख सकती हूँ कि ये है 5 × 10⁻³ कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। Cl नेगेटिव कौन प्रोवाइड कर रहा है? भाई Cl नेगेटिव तो हमारा NaCl प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं NaCl को स्प्लिट करूं तो ये इस प्रकार से देखो स्प्लिट होता है। समझ में आ रही है बात? अब अगर वॉल्यूम 50 ml था तो 50 ml के लिए NaCl खुद 0.01 होता और उससे निकलने वाला Cl नेगेटिव भी 0.01 होता। बट अब क्योंकि इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो मिक्स करने से वॉल्यूम डबल हो गया। तो तुम तो जानते हो Cl नेगेटिव भी कितना हो जाएगा? 0.05। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सारी चीज़ों का कि मिक्स पहले से करके दिया हुआ है कि मिक्स कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मुझे बताओ, इसमें ये तो तुम्हारा KSP है और ये जो मैं निकाल रही हूँ ये क्या है? ये हम लोग निकाल रहे हैं QIP। तो बताओ QIP की कितनी वैल्यू है? QIP की वैल्यू आ गई इतनी, ये आ गई QIP की वैल्यू। और KSP की वैल्यू कितनी है? ये है KSP की वैल्यू। तो तुम मुझे बताओ कौन बड़ा है, QIP बड़ा है कि KSP बड़ा है? कोई भी देख के बता देगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका जो KSP है वो छोटा है और QIP बड़ा है। और जब जब आपका QIP बड़ा होता है तो ऑब्वियस है कि PPT बनती है। तो यानी कि यहाँ पे PPT बनेगी। ठीक है, ऐसे करते हैं। मतलब अगर कंटेनर में पहले से आयंस मौजूद हो तो इस प्रकार से किया जाता है। इसी के जैसा एक और मैं इलस्ट्रेशन ले लेती हूँ। देखो ये वाला सवाल, आपके पास इक्वल वॉल्यूम्स कितना सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ml, 25 ml का बेरियम नाइट्रेट है जिसकी कंसंट्रेशन इतनी इतनी थी। इसको मैंने मिक्स किया इस पर्टिकुलर प्राणी के साथ। देखो मिक्स किया है। तो अब तुम खुद बताओ, अगर मेरे पास बेरियम नाइट्रेट होता, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत कंजूसी के जैसे काम कर दिया, यही सा खिचड़ा खाचड़ी। मैं ये वाला सोल्यूशन बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, ठीक है, ताकि ध्यान रहे। तो ये क्या होगा बताओ? ये स्प्लिट हो जाएगा Ba2+ में और ये स्प्लिट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NO3 नेगेटिव में। अब कई लोग इसमें भी डायरेक्ट करते हैं, रिएक्शन को स्प्लिट ही नहीं करते। यार अगर तुम लोग अभी प्रो नहीं हो तो स्प्लिट करके काम करो। तो ऐसे केस में आपके पास पहले कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.05 बराबर, ठीक है। फॉर कितना? 25 ml, फॉर 25 ml ये कंसंट्रेशन थी 0.05। ये भी ऑब्वियसली 0.05 होगी और ये डबल हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? डबल, यानी कि 0.1 ये डबल हो जाएगी। बराबर, सही कह रही हूँ मैं? ओके डन। लेकिन अब आपने क्या किया है? दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया है। यानी कि 25 ml बेरियम नाइट्रेट का, 25 ml NaF का। यानी कि अब आपके मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना हो चुका है? 50 ml हो चुका है। 50 ml का मतलब पहले वाले के कंपेयर में डबल हो गया है। पहले वाले के कंपेयर में डबल हो गया है। तो अगर पहले वाले के कंपेयर में डबल हो गया है तो इन वैल्यूज को क्या करोगे? इन वैल्यूज को डिवाइड बाय 2 करोगे। इन वैल्यूज को क्या कर दोगे? डिवाइड बाय 2 कर दोगे। क्यों डिवाइड बाय 2 कर दोगे? क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। अगर तुम वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो कंसंट्रेशन आधी हो गई है, इसीलिए। तो यानी कि अब आप लोगों के पास Ba2+ कितना है? अब आप लोगों के पास Ba2+ की वैल्यू कितनी है? ये है, ये वैल्यू, ये है आपके पास Ba2+ की वैल्यू। समझ रहे हो? ये वैल्यू है आपके पास Ba2+ की। सिमिलरली मेरे को पास एक और सॉल्ट का नाम दिया है NaF। तो NaF के साथ भी देखो यही हरकत करो, इसको स्प्लिट कर दो।
Na पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा F नेगेटिव। तो इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, तो 25 ml के लिए NaF कितना दिया हुआ था 0.02, तो ये 0.02 0.02 0.02। अब तो लेकिन मिक्स करने के बाद वॉल्यूम 50 ml हो गया है, तो ये डबल हो गया, तो ये मैंने कर दिया डिवाइड। इससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास 50 ml वाली सिचुएशन के लिए F नेगेटिव की वैल्यू इतनी होगी। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैडम आप सिर्फ Ba2+ को ही और F नेगेटिव को ही आप मार्क क्यों कर रहे हो, आप NO3 नेगेटिव या Na+ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पीपीटी आपको बनानी है BaF2 की। किसकी पीपीटी बनानी है? BaF2 की। तो अगर मुझे BaF2 की पीपीटी बनानी है तो आयंस भी किसके चाहिए होंगे? BaF2 के। तो इसीलिए मैंने मार्किंग भी सिर्फ Ba और F की है और NO3 और Na को मैंने इग्नोर किया है। समझ गए? ठीक है, तो जो बेसिक थी वो काम हमने कर लिया। अब आपको बताना है, प्रिडिक्ट करना है कि क्या पीपीटी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो एक काम करो, QIP निकालो। पहले तो BaF2 स्प्लिट कैसे होता है ये देख लो। BaF2 को स्प्लिट करने गए, स्प्लिट करके निकाला Ba⁻2+, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F नेगेटिव, यहाँ से अगर QIP की वैल्यू निकालोगे तो ये QIP की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव और इसका स्क्वायर। तो अभी Ba2+ की वैल्यू कितनी है देखो 0.05/2 बराबर, जिसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर में -2, ये मैं लिख सकती हूँ। जिसे नहीं समझ में आया है कि मैंने वो कैलकुलेशन क्या किया है, तुम टुकुर टुकुर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, F नेगेटिव की वैल्यू कितनी है 0.01, यानी कि 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -4। फिर रिपीट कर रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आई है कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो लोग टुकुर टुकुर अपनी एक एक वैल्यूज का पॉइंट हटाओ, पावर क्रिएट करो, स्क्वायर करो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर भी इतना है। तो यानी कि QIP मेरे पास निकल के आ रहा है इतना, ठीक है, QIP मेरे पास निकल के आ रहा है इतना। अब ये जो मैंने QIP निकाला है, क्या इस QIP की वैल्यू से क्या प्रेसिपिटेशन होगा? तो देखो आप ना KSP कंपेयर करो, KSP आखिर क्वेश्चन में दिया कितना है। तो क्वेश्चन में KSP कितना दिया 1.7 इंटू 10 की पावर -6, 1.7 इंटू 10 की पावर -6। अब खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखो और देख के मुझे बताओ कि यहाँ पे KSP आप लोगों का छोटा आया कि KSP आप लोगों का बड़ा आया, ठीक है, बताओ जरा यहाँ पे क्या है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे QIP की वैल्यू बड़ी आई है, ठीक है, एज कंपेयर टू KSP, साफ साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर। तो देयरफॉर यहाँ पे पीपीटी क्या होगी खत्म। तो पीपीटी होगी कि पीपीटी नहीं होगी, ये अपन कैसे डिसाइड करते हैं बताइए? ये अपन इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि वहां पे आप लोगों का QIP और KSP की वैल्यू कितनी और कैसी आ रही है, खत्म कहानी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको सिंपल प्रेसिपिटेशन के ऊपर कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सबसे ज्यादा गलती पता है ये इक्वल वॉल्यूम और मिक्सिंग वाले केस में ही होती है। आप क्या करते हो, उसको डिवाइड बाई 2 करते ही नहीं हो या डिवाइड बाई 3 भी नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, डायरेक्ट उठा के वैल्यू डाल देते हो। अब तुम में से कई लोगों के मेरे पास डाउट आएंगे, वैसे तो तुम डाउट पूछते नहीं हो, बट जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई किसे लेकर उन्हें डाउट है और बेचारे थोड़े कैलकुलेशंस में भी कच्चे हैं, वो तुरंत डाउट भेजेंगे कि मैडम अगर इक्वल वॉल्यूम का केस नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे बताइए। जैसे मान कर चलते हैं, इमेजिन, ये मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ मेरी, नहीं तो तुम बोलोगे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, तुमने ले कैसे लिया, ये मेरी इमेजिनेशन है। मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्ट नंबर 1 है, उसका आपके पास 50 ml दिया है और उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 है। आपके पास एक सॉल्ट नंबर 2 है, वो आपके पास 30 ml दिया है और उसकी कंसंट्रेशन मान लो 10 की पावर -2 है। अब ये तो अनइक्वल वॉल्यूम का केस हो गया। अब अनइक्वल वॉल्यूम वाले केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही सादी गणित है। जिन लोगों की गणित अच्छी है वो लोग कर लिए होंगे, वो लोग वीडियो को स्किप करो और आगे बढ़ो। जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, जिनको नहीं समझ में आता है कि अब मैं क्या करूं, तो उन महान प्राणियों के लिए मैं बता दूं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो नाउ अब आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है, वो टोटल वॉल्यूम आपके पास कितनी हो चुकी है? अभी 80 ml हो चुकी है। तो अगर तुम्हें अभी सॉल्ट नंबर 1 की कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप कैसे करोगे? देखो कैसे करना, एक वजह से कॉलम बनाना, कंसंट्रेशन वर्सेस वॉल्यूम। सॉल्ट नंबर 1 की पहले कंसंट्रेशन कितनी थी? 10 की पावर -1, तब वॉल्यूम कितना था? 50। अब वॉल्यूम कितना है? 80। तो बोलो कंसंट्रेशन कितनी? x। समझ गए?
और यहाँ से 50x इक्वल्स टू 80 इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप दूसरे वाले सॉल्ट के साथ भी काम कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट नंबर 2 के साथ भी आप काम कर सकते हो। अगर अनइक्वल वॉल्यूम का केस आया तो, अगर इक्वल आया तो बस देख लो कि पहले से डबल हुआ है कि पहले से ट्रिपल हुआ है। अगर किसी को वो भी देखने में तकलीफ है तो वो इंसान भी इस तरीके से कर सकता है कि जब पहले इतनी थी तो इतनी वैल्यू थी, अब वॉल्यूम इतना हो गया तो बोलो वैल्यू अब कितनी। ठीक है, डन। तो ये हो गया एक सवाल। अब इसी के जैसा मैं तुम्हें एक सवाल होमवर्क में देती हूँ, ठीक है। कहाँ है, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हें, हाँ ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए है। अब जब तुम कॉपी चेकिंग कराओगे ना तो ये वाला पहले मुझसे होमवर्क पहले चेक करवाना, ठीक है। गूगल मत कर लेना, आजकल तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता ही है गूगल पर, ठीक है। सादा क्वेश्चन है, डायग्राम बना लेना भाई, पहले डायग्राम बना लेना। और जिन लोगों ने ऊपर की बातचीत ध्यान से सुनी है, जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी परसेंटेज और बातचीत मेरी गई है, वो उसको बना लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, नहीं ये वाला मैं करके दिखाऊंगी। हाँ देखो, यहाँ पे आपको बोला क्या गया है कि आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट है, उसका आपको इतना कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है। उसको आप इतने H2SO4 में ऐड कर रहे हो, आपको बताना है कि पीपीटी बनेगी कि पीपीटी नहीं बनेगी। ये आपका एक सवाल है। तो जैसा मैंने ऊपर दिया था सेम वही चीज़, ठीक है। आपको ये बताना है CaSO4 की आप पीपीटी बनाना चाहते हो, तो यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट से आपको मतलब किससे, कैल्शियम से, और H2SO4 से आपका मतलब किससे, SO4 से। ये आपका सवाल है, लेकिन अभी कर लोगे ना। अच्छा ये देखो हमारे बाबा कनिष्क, छोड़ो। अब आगे ये काम हमारा डन हो गया, ओके डन। अब आगे नेक्स्ट सवाल, ये भी तुम्हें करना है, ये भी कल जब कॉपी चेकिंग होगी तो इसकी चेकिंग करवाओगे, ठीक है। ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ यार, एक ही जैसे अगर 50 सवाल कराऊंगी तो उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक ही जैसी चीज़ अगर 50 देख लोगे बस वैल्यू चेंज कर करके तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। अगर किसी को एक समझ में आया तो 50 भी समझ में आएंगे, 50 देख के एक समझ में आता है ऐसा नहीं होता, ये कोई नियम नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक मैं तुम्हें एक कंपैरिजन क्वेश्चन दिखाती हूँ, कहाँ गया कंपैरिजन क्वेश्चन, हाँ ये देखो। यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम, और यहाँ पे वर्ड बोला है मिक्स, और ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई वर्ड नहीं था मिक्सिंग वाला, बस बोला था एडेड। तो अपनी जो छोटी सी खोपड़ी है वो ज़्यादा चलाने का नहीं कि नहीं मैडम एडेड का मतलब ही तो मिक्सिंग ही होता है ना, इंग्लिश की क्लास में नहीं बैठे हो, ठीक है। यहाँ पे मिक्स वाला वर्ड दिख गया तो समझ जाओ कि यहाँ पे आपको ये जो कंसंट्रेशन दी है, इन कंसंट्रेशन के साथ तो काम ही नहीं करना है, नई वाली कंसंट्रेशन ढूंढनी है और फिर काम करना है, ठीक है। तो ये भी कॉपी चेकिंग में आएगा क्वेश्चन। अच्छा ये वाले क्वेश्चन तो यार इसमें गलती से ऐड हो गए, ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन है, ये यहाँ गलती से आ गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं एक करा के देती हूँ। आपको एक सिल्वर ब्रोमाइड दिया है, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, यानी कि आपको KSP दिया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr का 5 इंटू 10⁻⁻13। अब वो आपसे कह रहा है कि बताओ मैं पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr की कितनी क्वांटिटी लूँ, क्वांटिटी का मतलब वेट, मैं ऐसा कितना अमाउंट ऑफ KBr लूँ। अच्छा उसको लेकर क्या करोगे भैया, उसको लेकर मैं ऐड करूंगा, किस में ऐड करोगे, एक कंटेनर में, जिस कंटेनर के अंदर में पहले से AgNO3 है, उस कंटेनर के अंदर में पहले से AgNO3 है, और ऊपर में से मैं क्या करूंगा, KBr ऐड करूंगा, ऊपर में से मैं KBr ऐड करूंगा। जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था ना, सेम टू सेम वही है। उसमें बस इतना पूछा था कि Fe की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे उसने ये पूछ लिया कि KBr का वेट कितना होना चाहिए, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा तो AgNO3 के नीचे डेटा क्या क्या दिया है। अब आप चाहते हो कि जब मैं ऊपर से KBr ऐड करूं तो PPT बननी चाहिए। अच्छा वो किसकी PPT बनाना चाहता है, वो चाहता है AgBr की क्या बने, PPT बने, वो चाहता है कि AgBr की PPT बने। पूछ नहीं रहा है तुमको कि पता लगाओ AgBr की PPT बनेगी कि नहीं बनेगी, ये नहीं पूछ रहा है वो तुमको, वो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है, ही इज गिविंग द ऑर्डर कि PPT बनानी है AgBr की, PPT बनाने के लिए बोलो ऊपर से KBr में कितना डालूं, ठीक है। रिजल्ट चाहिए मतलब चाहिए, PPT होना मतलब होना। तो PPT बनने के लिए एक कंडीशन होती है, बताओ वो कंडीशन क्या होती है
कि KSP आपके AGBR का लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एज कंपेयर टू QIP किसके AGBR का। तो देखते हैं इस कंडीशन को सॉल्व करके हमें क्या प्राप्त होता है। तो AGBR का तो KSP भाई उसने दे के रखा है, कितना, कहाँ दिया यार, लिखा नहीं है क्या मैंने, अच्छा ये लिखा है 5 इंटू 10 की पावर -13, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -13। QIP AGBR का, तो AGBR को अगर तुम स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, AG पॉजिटिव और BR नेगेटिव। तो QIP में तो कोई टेंशन ही नहीं है, AG प्लस की वैल्यू डालनी है कंसंट्रेशन और BR नेगेटिव की वैल्यू की कंसंट्रेशन डालनी है। अब कैसे करें इस सवाल को आगे, तो देखो क्या तुम्हें AG पॉजिटिव दिया है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अपनी आंखों से ढूंढो। तो देखो आप ऊपर से KBR डाल रहे हो, इस KBR की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, KBR कितने कंसंट्रेशन का है, कितना वॉल्यूम है, क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर KBR की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब आपके पास BR नेगेटिव की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ ये बात तो समझ में आ रही है। अब क्या आपको नीचे रखे हुए AgNO3 की इंफॉर्मेशन पता है? हाँ हाँ पता है कि ये 0.05 मोलर है। तो अगर तुम्हारा AgNO3 0.05 मोलर होगा तो उस AgNO3 को अगर मैं स्प्लिट करूंगी तो उसकी स्प्लिटिंग से जो Ag पॉजिटिव बनेगा वो Ag पॉजिटिव भी तो मेरे पास उतनी ही वैल्यू का होगा ना। तो यानी कि अगर AgNO3 की वैल्यू इतनी है तो Ag पॉजिटिव की वैल्यू भी इतनी होगी, बराबर। तो मेरे को यानी कि यहाँ से Ag पॉजिटिव की वैल्यू पता है कितनी, 0.05, जिसे मैं 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि BR नेगेटिव कितना आना चाहिए आप लोगों का, 10 की पावर -11 से क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। इतना BR नेगेटिव आपका आना चाहिए तो ही PPT होगी। यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही किया था, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ BR नेगेटिव की इतनी कितनी कंसंट्रेशन होगी ताकि PPT बन जाए। तो कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए उसकी, 10 की पावर -11 तो होनी ही चाहिए। 10 की पावर 11 से -11 से अगर बड़ी वैल्यूज रही तो भी चलेगा, बट 10 की पावर -11 आपकी लास्ट वैल्यू है, ठीक है। जैसे 35% आपके लास्ट पासिंग मार्क्स है ना, उसके नीचे तो फेल हो, तो वैसे ही 10 की पावर -11 आपकी बाउंड्री लिमिट है। इससे बड़ी वैल्यूज चलेंगी, 35% से ज्यादा मार्क्स चलेंगे, बट उससे नीचे तो ना बाबा ना। लेकिन क्वेश्चन में तो BR नेगेटिव के बारे में पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन में तो पोटेशियम ब्रोमाइड के बारे में पूछा था। तो पोटेशियम ब्रोमाइड के बारे में मैं कैसे निकालूं, तो तुम में से आधे लोगों की तो टायर यहीं पे पंचर हो जाएगा, नहीं मैडम BR नेगेटिव निकलता है, KBR थोड़ा निकलता है। तो बुद्धिजीवो, आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना, मोल कंसेप्ट से इतनी तो अक्ल है हम लोगों के पास, क्योंकि ये इसका कोई KSP नहीं दिया, तो आप इसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझो। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको BR नेगेटिव की वैल्यू पता है, तो अगर BR नेगेटिव की वैल्यू इतनी होगी, इसकी स्टोक्योमेट्री 1 है, KBR की स्टोक्योमेट्री भी 1 है, तो अगर KBR 10 की पावर -11 होता है तो उससे मिलने वाला BR नेगेटिव भी 10 की पावर -11 होता है। तो यदि आपको पहले से BR नेगेटिव 10 की पावर -11 है तो इट मीन्स दैट ऑब्वियस है कि जरूर KBR भी आपका क्या रहा होगा, 10 की पावर -11 रहा होगा। यानी कि KBR की भी वैल्यू की कंडीशन क्या होगी, यही होगी जो वैल्यू की कंडीशन किसकी है, BR नेगेटिव की। क्यों, क्योंकि दोनों की स्टोक्योमेट्री सेम है और हमने KBR को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे अज्यूम किया है। बट उसको तुम्हारे KBR की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारे KBR का क्या चाहिए, वेट चाहिए, उसे तुम्हारे KBR का वेट चाहिए। और तो पूरी दुनिया जानती है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास, बराबर। अच्छा, मास आपको ढूंढने का है, तो मोलर मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया था, 120, बराबर। तो 10 की पावर -11 इंटू में 120, तो यहाँ से मास कितना आया, यहाँ से मास आया 12 इंटू 10 की पावर -10 ग्राम। यानी कि अगर आप मास की वैल्यू, ठीक है, किसके मास की वैल्यू, KBR के मास की वैल्यू, ऊपर से डालने वाले KBR के मास की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर -10 ग्राम से
यदि आप ज़्यादा लोगे, ज़्यादा, ठीक है, अगर आपने ज़्यादा ली, जैसे ये वैल्यू है, अगर आपने इससे ज़्यादा वैल्यू ली, मोर वैल्यू ली, तो पीपीटी होगी। अगर आपने एग्जैक्टली इतनी वैल्यू ली तो भी पीपीटी होगी, बट अगर आपने इससे कम वैल्यू ली, लेस वाली वैल्यू, छोटी सी भी अगर लेस वैल्यू ली, तो वहां पे पीपीटी नहीं होगी। तो पीपीटी होने के लिए जो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, मिनिमम, ठीक है, कि इसके बिना तो भाई काम चल ही नहीं सकता, वो इतना है। और पीपीटी बनने के लिए आपको केबीआर की जो मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए वो इतनी है, कि इतनी कंसंट्रेशन तो भैया चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पीपीटी ना बनेगी। समझ रहे हो? तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। सो वी आर डन। तो कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें दिए गए हैं वो तुम्हें कॉपी चेकिंग के दौरान उसे चेक कराना है। फिर हम लोग और टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे पीपीटी से रिलेटेड। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं सिखाना है, क्योंकि यार प्रेसिपिटेशन हो कि सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हो, प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, चाहे कुछ भी हो, तो कंसेप्ट सेम रहेगा, बट न्यूमेरिकल्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बस। तो उसमें हम 3 या 4 न्यूमेरिकल में लूंगी उसके ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर हम लोग, या हो सकता है 5-6, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रिया, सॉल्युबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स आयन। फिर बफर, सॉल्युबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स आयन भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में बफर का क्या फर्क पड़ता है वो। लेकिन बफर क्योंकि मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तो डेफिनेटली बफर वाला तुम कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए बफर हम एकदम एंड में करेंगे, बफर पढ़ लेने के बाद। ठीक है, चलो। तो